7 फरवरी 2021 धौली गंगा में ग्लेशियर टूटने से बाढ़ आई, जिसमें 34 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 170 लोग अभी भी लापता हैं। 2013 में ग्लेशियर के पिघलने से बनी ऐसी ही झील चोराबारी के टूट जाने से केदारनाथ त्रासदी आई थी, जिसमें 5000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। आज ग्लोबल वार्मिंग के चलते उत्तराखंड में ऐसी 1266 झीलें हैं जो कि भविष्य में ऐसी ही त्रासदी का कारण बन सकती हैं। उत्तराखंड ने कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करा है, लेकिन पिछले 2 दशक में ये प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही हैं। तो क्या ये सचमुच प्राकृतिक आपदाएं हैं या फिर ये मानव निर्मित प्राकृतिक आपदाएं हैं? इसके लिए हमें हिमालय और उत्तराखंड के इतिहास को समझना होगा। हिमालय विश्व का सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है, जो 4 करोड़ साल पहले इंडिया और यूरेशिया के टेक्टोनिक प्लेट्स के टकरा जाने से बना था। उन टेक्टोनिक प्लेट्स के आज भी बढ़ने से और नए होने की वजह से ये भूकंप और भूस्खलन के लिए संवेदनशील है। और वहीं उत्तराखंड भारत का एक युवा राज्य है, जो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। पिछले 20 सालों में उत्तराखंड ने अपना आर्थिक आधार 10% बढ़ाया है, और इस आर्थिक आकार को बढ़ाने के लिए इस संवेदनशील क्षेत्र में हो रहा अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट प्राकृतिक आपदाओं का कारण बन रहा है। 2016 में प्रधानमंत्री जी ने 4 धाम यात्रा रोड प्रोजेक्ट को केदारनाथ में मरे लोगों को समर्पित किया था। इमोशनल होकर हम सबने इसे स्वीकार किया था, पर हम ये भूल गए कि 2013 केदारनाथ त्रासदी का कारण वैज्ञानिकों ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बढ़ रहे कंक्रीट का निर्माण और पर्यटकों की बढ़ती संख्या को बताया था। 2018 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उस सरकार को आदेश दिया था कि वो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और बुग्यालों में पर्यटकों की संख्या को 200 प्रतिदिन सीमित कर दे। इसके विपरीत 2019 में उत्तराखंड में 4 करोड़ पर्यटक आए थे, जिसमें से 30 लाख पर्यटकों ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भ्रमण किया था। और अब 4 धाम रोड प्रोजेक्ट के लिए चौड़ी होती सड़कें और भी भारी संख्या में गाड़ियों और पर्यटकों को इन संवेदनशील क्षेत्रों में बुलावा दे रही है। 4 धाम यात्रा प्रोजेक्ट के लिए अभी तक 20,000 पेड़ों को काट दिया गया है, और कितने पेड़ भूस्खलन में टूट गए इसका कोई हिसाब नहीं। 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने अपनी गाइडलाइन में कहा था कि पर्वतीय क्षेत्रों में रोडों की चौड़ाई 5.5 मीटर होनी चाहिए, लेकिन 4 धाम यात्रा के लिए सड़कों को 10 से 12 मीटर चौड़ा काटा गया है। इस पर सिटीजन ऑफ ग्रीन दून की पिटीशन का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि वो अपनी ही दी हुई गाइडलाइन को कैसे तोड़ सकती, और उन्हें आदेश दिया कि आगे पर्वतीय क्षेत्रों में 5.5 मीटर ही चौड़ी रोड काटी जाए। लेकिन तब तक इस 900 किलोमीटर लंबी परियोजना में 700 किलोमीटर 10 मीटर चौड़ी रोड काटी जा चुकी थी। 2013 के केदारनाथ आपदा से शायद हमने कुछ सीखा नहीं है, इसीलिए आज 6 साल बाद वहां पर फिर से कंक्रीट जंगल को तैयार कर दिया गया है। आज केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे एक 100 मीटर चौड़ा और 50 फीट गहरा एक गड्ढा खोदा गया है, जहां पर एक समाधि स्थल बनने वाला है। क्या ऐसी संवेदनशील क्षेत्र में इतने बड़े कंक्रीट निर्माण की आवश्यकता है? क्या श्रद्धा केवल भव्य निर्माण और भव्य आकृतियों से निर्भर करती है? क्या केदारनाथ में बन रहा कंक्रीट जंगल फिर से एक आपदा को निमंत्रण नहीं दे रहा है? उत्तराखंड कई नदियों को जन्म देता है, लेकिन यहीं बांध बनाकर उनके प्रवाह को रोक लिया जाता है। उत्तराखंड में 336 बांध हैं, जिसमें से 98 बांध फंक्शनिंग है, 41 अंडर कंस्ट्रक्शन है और 197 सरकार बनाने की तैयारी में है, और इसमें से 170 अलकनंदा और भागीरथी बेसिन में है। जबकि 2012 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा था कि अलकनंदा और भागीरथी बेसिन में बन रहे इतने सारे बांध यहाँ की इको सेंसिटिव जोन को खतरा पहुंचा सकते हैं। बांध बनाने के लिए माइनिंग, ब्लास्टिंग और ड्रिलिंग की जाती है, जो पर्वत की ऊपरी परत को कमजोर कर देती है, जो कि भूस्खलन को बढ़ावा देती है, और बांध बनने के बाद रुका हुआ पानी वहां के पर्यावरण को प्रभावित करता है। क्या हमें इतने सारे बांधों की आवश्यकता है? क्या भारत को कितने बांध चाहिए, इसकी कोई एक सीमा है? उत्तराखंड अपनी खूबसूरती और हरियाली के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड की लगभग 65% जमीन जंगल से घिरी हुई,
लेकिन पिछले 20 सालों में उत्तराखंड ने 50,000 हेक्टेयर जंगल खो दिए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 20,000 हेक्टेयर देहरादून ने खोए। एक तरफ जहां जंगल काटे जा रहे हैं, वहीं पलायन से शहरों में बढ़ रही आबादी, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन और निजी गाड़ियों की बढ़ती संख्या वायु प्रदूषण का कारण बन रही है। उत्तराखंड का सबसे प्रदूषित जिला देहरादून है और इसी देहरादून में सरकार ने 243 हेक्टेयर थानो जंगल की जमीन को एयरपोर्ट एक्सपेंशन के लिए सौंप दिया है। क्या हमें सचमुच एक बड़े एयरपोर्ट की आवश्यकता है? ऋषिकेश में जंगल के एक हिस्से को काटकर एक नया बड़ा रेलवे स्टेशन बनाया गया है। क्या हमें सचमुच एक इतने बड़े रेलवे स्टेशन की जरूरत थी? अगर हमें इतने बड़े रेलवे स्टेशन की जरूरत थी तो क्या उस रेलवे स्टेशन को भारत का पहला ग्रीन रेलवे स्टेशन नहीं बनाया जा सकता था? क्या ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच बनने वाले सारे रेलवे स्टेशन क्या ग्रीन रेलवे स्टेशन नहीं बनाए जा सकते हैं? क्या विकास प्रकृति से ज्यादा महत्वपूर्ण है? ग्लोबल वार्मिंग एक वैश्विक समस्या है। बायोसाइंस में 11,000 साइंटिस्टों ने इसे ग्लोबल इमरजेंसी घोषित किया है कि अगर अभी कोई कदम नहीं उठाया गया तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमालय के ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं। चतुर्गंगी ग्लेशियर जहां 1990 में तक गंगोत्री ग्लेशियर से जुड़ा हुआ था, वो वहीं आज गंगोत्री ग्लेशियर से अलग है और हर साल 23 मीटर की गति से सिकुड़ रहा है। और वहीं गंगोत्री ग्लेशियर हर साल 12 मीटर पिघल जाता है। हिंदू कोश की असेसमेंट की रिपोर्ट के अनुसार यदि ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोका गया तो सदी के अंत तक हिमालय का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा और हिमालय के सारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। पर्यावरण खतरे में है, पर क्या इसके जिम्मेदार सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां और सरकार है? क्या हम जिम्मेदार नहीं हैं? रिस्पना नदी को नाले में किसने बदला है? ये पर्यावरण हम सबका है, तो इसको बचाने की जिम्मेदारी भी हम सभी की है। तो क्या करना चाहिए? सरकार को सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहिए और इको सेंसिटिव जोन में हो रहे निर्माण को रोकना चाहिए। जो भी निर्माण हो उसे इको फ्रेंडली तरीके से बनाना चाहिए। फॉसिल फ्यूल और बांधों के ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स जैसे सोलर पावर एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी को बढ़ावा देना चाहिए। शहरों के कुछ जोन्स को रिजर्व करके वहां पर मियावाकी टेक्निक से जंगलों को विकसित करना चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं? औसतन भारतीय हर साल 1 टन कार्बन उत्सर्जित करता है। हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं। छोटी सी दूरी के लिए हम गाड़ियों का इस्तेमाल बंद कर सकते हैं। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कूड़े को रिसाइकिल और कूड़े को कूड़ेदान में ही डाल सकते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा सोलर पैनल्स का उपयोग कर सकते हैं और हम कम से कम 1 पेड़ तो लगा ही सकते हैं। और हम सरकार से सवाल कर सकते हैं कि क्या जो उनके जो निर्णय हैं क्या वो प्रकृति के लिए सही है या सही नहीं है। तो चलिए कल से नहीं आज से शुरुआत करते हैं। किसी और के शुरू करने का इंतजार नहीं, हम खुद से शुरू करते हैं। ऐसी त्रासदियों से खुद को और अपनों को बचाते हैं। चलिए हम सब मिलकर पर्यावरण को बचाते हैं।